नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक समीर घोड़ेस्वार। आप सभी का हिंदी परिवार में हार्दिक स्वागत। प्रिय छात्रों, आपको अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैं और वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। कक्षा 12वीं विषय हिंदी युवक भारती, इसके अंतर्गत आज हम पाठ क्रमांक 16 मैं उद्घोषक, ये आत्मकथा है। यह जो आत्मकथा आनंद सिंह लिखित ये आत्मकथा है और इन्होंने मैं उद्घोषक के बारे में सारी बातें यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आजकल जो होता है मंच संचालन अथवा जो सूत्र संचालन, ये क्या है, बहुत लोकप्रिय है और आज के ज़माने में उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो लेखक है एक सफल मंच संचालक और सूत्र संचालक रहे हैं और प्रस्तुत इस मैं उद्घोषक इस लेख में उन्होंने बताया है कि सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से आवश्यक गुण, नेतृत्व होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें इसमें बताई हुई है। और उन्होंने ये बताया है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक अथवा सूत्र संचालन के आकर्षक एवं उत्तम संचालन तथा उसके अपने विशेष गुणों पर आधारित ये कार्यक्रम जो प्रोग्राम जो होता है और वही नींव रहता है, वही एक सेतु का काम वह करता है। तो इस प्रकार से आज हमें देखना है आत्मकथा के रूप से ही यहाँ पर आनंद सिंह ने बताया हुआ है कि मैं उद्घोषक के बारे में किस प्रकार से क्या क्या बातें हैं, तो इस पाठ में उन्होंने बताई हुई है। तो चलिए आज हम विस्तार से इस पाठ का आरंभ करते हैं। मैं उद्घोषक आनंद सिंह लिखित ये आत्मकथा है। सबसे प्रथम लेखक परिचय। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। ये रहा है लेखक परिचय। तो चलिए उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ यहाँ पर हिंदी साहित्य में उनका योगदान रहा है, तो प्रमुख कृतियाँ हम देखते हैं। पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियाँ, कविताएं आदि प्रकाशित किया हुआ है। आत्मकथा क्या है, आत्मकथा के बारे में यहाँ में संक्षिप्त में बताया हुआ है। आत्मकथा ये जो है लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा यानी मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक होता है। ये आत्मकथा के बारे में बताया हुआ है। तो इस पाठ में यहाँ पर क्या बताया हुआ है, पाठ परिचय हम देखते हैं। यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया हुआ है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ
समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नया आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। ये रहा पाठ परिचय। तो चलिए हम ये विस्तार से हम जानते हैं आत्मकथा आनंद सिंह लिखित मैं उद्घोषक के बारे में। यहाँ पर उन्होंने क्या क्या बातें महत्वपूर्ण बताई है। मैं उद्घोषक आनंद सिंह। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक उसको कहा जाता है और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। तो देखो बच्चों, कहीं भी एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो इस कार्यक्रम के सबसे प्रथम जो व्यक्ति हमें दिखाई देता है कार्यक्रम की शुरुआत करते समय, जिसकी आवाज़ हमें सुनाई देता है, वो कौन रहता है? एंकर रहता है, यानी उद्घोषक रहता है। उसे यहाँ पर उद्घोषक को पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कहा जाता है कि मंच संचालक, और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एंकर कहा जाता है। तो यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो आगे देखते क्या बताया है। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो मैं जो हूँ, मैं एक एंकर हूँ और मेरी जो नामचीन व्यक्तियों के द्वारा, नामचीन है अर्थ होता है नामी, मशहूर व्यक्ति द्वारा मेरी क्या हुई? बुरी बुरी प्रशंसा हुई है। बुरी बुरी यानी क्या? बहुत ज़्यादा। बुरी बुरी अर्थ है बहुत ज़्यादा मेरी क्या है? प्रशंसा की गई है। तो किन्होंने प्रशंसा की गई है? जैसे कि भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ, तो सचमुच स्वयं को मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। गौरवान्वित यानी क्या अर्थ है? गौरवयुक्त मैं अनुभव आपको करता हूँ। ये बात यहाँ पर बताई हुई है। किसी भी कार्यक्रम के मंच संचालकों की बहुत अहम भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है। आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। वह अपनी आवाज़, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यो अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत क्या पापड़ बेले हैं। तो पापड़ बेलना यानी क्या? मैंने घोर परिश्रम करना। तो पापड़ बेले हैं। और आरंभिक दिनों में भी मंच पर जाते में घबराता था। तो यहाँ पर इसमें ये बताया हुआ है, जो आनंद सिंह जी हैं, इनकी जो आवाज़ है सहज और हास्य प्रयोग तथा काव्य पंक्तियों के द्वारा इस कार्यक्रम की वो सफलता करते हैं। वो ऐसा ही वो ये महान व्यक्ति नहीं बने हैं, उन्होंने उसके लिए क्या बहुत परिश्रम किया है, बहुत पापड़ बेले हैं। ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। अभी उनके आत्मकथा के रूप में उनका एक जीवन पट बताया हुआ है, उनके जीवन के बारे में। तो उन्होंने किस प्रकार से ये उद्घोषक का कार्य उन्होंने शुरुआत किया, ये बात यहाँ पर आगे बताई है। देखो, आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। माइक जो है मुझे सांप के फन की तरह नज़र आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण है क्या? आंगन में, पटांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। थरथराने ने क्या? कांपना। थरथराना अर्थ है कांपना। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। कुछ पल के लिए जैसे होशी खो बैठा हूँ, पर फिर खुद को मैंने संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे। हकलाना का अर्थ क्या है? रुक रुक कर बोलना। रुक रुक कर बोलना ये जिह्वा का दोष के कारण होता है। रुक रुक कर बोलते हैं, उसे हकलाना कहते हैं। यहाँ पर हकलाना शब्द है। तो यहाँ पर यही बात बताइए कि नेता क्या करते? हकलाते थे।
कुछ कांपते थे पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। कुशल यानी क्या? निपुण, बहुत ही निपुण वक्ताओं बने। ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी और खूब वाहवाही मिली। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो इसमें बताया हुआ है, तो आनंद सिंह बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो काम रहता है रंगमंच पर, वो रंगमंच पर आने के बाद आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास उसमें होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास अगर रहा तो आप कोई भी चीज़ आसानी से आप कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से एंकरिंग करना यानी सफल सूत्र संचालन करते समय आपको इतनी सारी वहाँ पर पब्लिक रहते हैं, लोग रहते हैं, उनके सामने आपको बोलना पड़ता है। तो बोलते समय कभी वहाँ पर रुकना नहीं है और हकलाना नहीं है। तो अक्सर हकलाते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं और जो शरीर है पूरी तरह से कांपने लगता है। तो ये बात मेरे अनुभव के माध्यम से उन्होंने बताया कि यह मेरे साथ हुआ था, लेकिन बाद में जो मेरा आत्मविश्वास जग उठा और वैसे ही जागने के बाद में तो मैं सफल आगे बढ़ता ही गया। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आत्मविश्वास की बताई है। तो जो भी आप रंगमंच पर एंकरिंग करते हैं तो आप में आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, यही बात यहाँ पर बताई है। तो चलिए आगे। सूत्र संचालन के मुख्य निम्न प्रकार है। अभी यहाँ पर सूत्र संचालन के प्रकार यहाँ पर बताए हुए हैं। तो कौन कौन से प्रकार यहाँ पर निम्न प्रकार किस प्रकार से है? पहला जो है शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। ये प्रकार यहाँ पर बताए। शासकीय और राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। शासकीय और राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटोकॉल यानी एक शिष्टाचार, एक नियम जो रहता है, वो नियम का ध्यान में रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, यानी सीनियरिटी वाइज जो वरिष्ठ जो पद है उसके अनुसार नाम वहाँ पर सूची बनानी पड़ती है और किसका किसके हाथों से सत्कार करना है इसकी योजना भी वहाँ पर बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारी भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि वो शासकीय कार्यक्रम रहता है। तो ऐसे शासकीय और राजनीतिक कार्यक्रम में ये वहाँ पे ध्यान में रखना है कि प्रोटोकॉल उसका वो रहता है और अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग वहाँ पर नहीं करना है। ये बात यहाँ पर बताई हुई है। दूरदर्शन तथा रेडियो का सूत्र संचालन ये किस प्रकार से किया जाता है? दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयारी करनी चाहिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताइए। और स्मरण रहे कि सूत्र संचालन मंच और श्रोताओं के बीच का सेतु का कार्य करता है। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सूत्र संचालक जो मंच पर जो होता है वो श्रोताओं के बीच का सेतु का कार्य वो करता है, वो बीच की कड़ी रहता है। तो सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। जब भी आप सूत्र संचालन करते हो ध्यान में रखें तो आपके बोलने में ऊर्जा होनी चाहिए, रोचकता उसमें होनी चाहिए, उसमें रुचिपूर्ण होनी चाहिए और अलग अलग विविध प्रसंगों का उल्लेख आपको एंकरिंग करते समय अवश्य करना चाहिए। ये बात वहाँ पर ध्यान में रखना है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ सटीक शब्द का प्रयोग भी करना आवश्यक होता है। सटीक शब्द यानी क्या? सटीक शब्द यानी क्या? सरल शब्द का प्रयोग उसमें होना चाहिए। सटीक यानी बिल्कुल ठीक शब्दों का वहाँ पर।
सही सही शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पर होना चाहिए। इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रम के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह से अनेक कार्यक्रम के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, कार्यक्रम किस प्रकार का है। तो मैं भी देखता हूँ कि कार्यक्रम किस प्रकार से यहाँ पर होना जा रहा है, जैसे सामाजिक और जैसे शैक्षिक यानी कि शैक्षणिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम। मुशायरा यानी का यहाँ पर मुशायरा का अर्थ होता है कि जो शायरों इकट्ठा होकर शेर पढ़ना, वो मुशायरा का प्रोग्राम वहाँ पर होता है। तो बाकी सभी कार्यक्रम तो आप परिचित है किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। फिर उसी रूप में भी कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूँ। इसके लिए कड़ी साधना और सतत प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। कार्यक्रम ये सफल रहा, ये किसके हाथ में होता है? सूत्र संचालन। अगर सूत्र संचालन सही मात्रा में अगर हुआ तो कार्यक्रम क्या हो गया? आपका सफल हो गया। यही बात यहाँ पर बताई है। वह दो व्यक्तियों और दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम वो उद्घोषक करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे और सूत्र संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। हंसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी का कार्यक्रम ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। यहाँ सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य की व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन सुधार करना पड़ता है। आयोजक की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन करना, संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालन की विशेषता होती है। अक्सर ऐसा होता है, कार्यक्रम जब भी होता है तो कार्यक्रम के बीच में अगर कोई प्रमुख अतिथि नहीं आता है तो ऐन मौके पर वो अतिथि नहीं आया तो किस प्रकार से वो कार्यक्रम को हैंडलिंग करना है, किस प्रकार से वो संचालन करना है, ये उसके ऊपर वह रहता है। किसके हाथों से किसका सम्मान करना है, किसके हाथों से किसका सत्कार करना है, ये भी वहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारी जो जड़ है महत्वपूर्ण कार्य संभालने का काम ये उद्घोषक करता है। यही बात यहाँ पर बताई है। सूत्र संचालन का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगा देता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक की भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों पर विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता है तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। यहाँ पर ये बताएं कि मंच संचालन की सफलता ही किस पर निर्भर होती है? संचालक के ऊपर है। तो आप किस प्रकार से कार्यक्रम वो करते हैं, वो सभी जो है प्रस्तुतिकरण वो उद्घोषक के ऊपर रहा है। और यहाँ पर ये बताया कि मेरी जो ऊंचाई जो है वो किसकी वजह से हुई, आगे मैं किस प्रकार से सफल रहा, आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से मेरा व्यक्तित्व ये सफल रहा है। और यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण बताई है कि सूत्र संचालन करते समय यहाँ पे चरण बिंदु भी बताए, वो एक बार हम देख लेते हैं कि चरण बिंदु क्या क्या है। जब भी सूत्र संचालन करते हैं तो अवश्य आपने वो ध्यान में रखना है कि उसके चरण बिंदु क्या है, यहाँ पर लेखक ने बताया हुआ है।
कि श्रोतांगन को पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते समय क्या किस प्रकार से उसका सीक्वेंस होना चाहिए, उसका क्रम किस प्रकार से होना चाहिए। देखो, श्रोताओं का वंदन, स्वयं का परिचय और स्वागत, ये प्रथम इसमें होना चाहिए। उसके वेरिएबल्स यहाँ पर बताए, उसके चरण यहाँ पर बताए हुए हैं, चरण किस प्रकार से। मंच पर उपस्थित महानुभावों का आदरपूर्वक पहले, उसके बाद में सम्मान करना, सकारात्मक अभिप्राय देना, सहज स्फूर्त संचालन, आवाज़ में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद करना, समय सूचकता, हाजिर जवाबीपन यानी क्या, किसी बात का तुरंत बढ़िया जवाब सोच लेने की शक्ति देना, उसको हाजिर जवाबी कहते हैं। तुरंत उसको वो बोलना, गलती पर तुरंत माफ़ी, कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन, ये उसके वेरिएबल्स चरण यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या बातें बताई है महत्वपूर्ण। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। कार्यक्रम कौन सा भी हो, लेकिन उसकी गरिमा बनी रहे, यानी उसका गौरव जो है वो बना रहे। मंचीय आयोजन, मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति वो कौन रहता है, संचालक ही होता है। एंकर, उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है, अतएव उसका परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा इत्यादि सहज व गरिमामयी होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व, उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुँचाता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उसके मुख्य क्या है, गुण है। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। मेरा जो कार्यक्रम होता है वो जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेरो शायरी या कविता के अंश का प्रयोग करता हूँ। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है, हंसती भी ज़्यादा है। एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए तो वहाँ पर किया था, बिल्कुल खिले गुलाब की तरह वगैरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती है, बोलती है बहुत ज़्यादा है, इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कुछ कहना चाहूँगा। तो किस प्रकार से क्या कहे, देखो, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फ़र्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते हैं और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। तो इस प्रकार से उन्हें यहाँ पर शेर वो प्रस्तुत किया। तो मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजाई कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। और कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, हाँ भाई, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में, कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, आपने भी जब कार्यक्रम की शुरुआत अगर की, एंकरिंग जब आप करते हैं रंगमंच पर, तो कार्यक्रम को उसमें शेरो शायरी या कोई ऐसा प्रसंग या चुटकुला या कुछ संक्षेप में इसका इस घटना ऐसा अगर आपने सहज भावना से अगर बोल दिया तो वो कार्यक्रम जो है कभी बोझिल नहीं होगा, कभी भारी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बात अवश्य यहाँ पर ध्यान में रखनी। कार्यक्रम रोचकता होनी चाहिए, यही बात वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। और बच्चों, पढ़ने से क्या होता है, आपका शब्द भंडार और ज्ञान भंडार भी बढ़ता है। तो अवश्य पढ़ते रहना है। पढ़ने से अपनी भाषा भी सुधार होती है और ज्ञान भी आपको मिलता है और शब्द संग्रह भी आपका बढ़ता है। तो इसलिए निरंतर आपको क्या है, पढ़ना आवश्यक होता है। यही बात यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है। आगे देखो क्या बताया है। मैं भी जब छोटा था तो रोज़ शाम के समय नगर में वाचनालय में मैं जाता था और चंपक नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं मैं पढ़ता था। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक
पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रम को सुनने में बहुत पसंद था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ ये बनी हैं। तो लेखक ने यहाँ पर किन किन जो वाचनालय में जाते थे और वाचनालय में जाने के बाद कौन कौन से जो मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ते थे, यहाँ पर ये बात बताई हुई है। मैं उद्घोषक मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कार से मैं सम्मानित किया गया हूँ। यहाँ पर जो लेखक है उनको बहुत से पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, जैसे किंग ऑफ वॉइस और संस्कृति शिरोमणि पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था और यहाँ पर उन्होंने 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में उन्होंने वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की और इसका मुझे क्या है, गर्व है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली मैं सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गाँवों तक मैं पहुंच जाता हूं। जब एंकर बन जाता हूं तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूं। आप मुझे आवाज़ के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूं, मैं एंकर हूं। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई है। और बच्चों आगे देखो कितनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भाषा से लेकर किसको नहीं पता रहता कि भाषा ये अपनी किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और इसके एंकर किस प्रकार से उसका प्रभाव रहता है। तो प्रस्तुत उद्घोषक ये होने के बाद में आप किस प्रकार से रोज़गार आगे बढ़ सकते हैं, रोज़गार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया हुआ है। देखो इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावना है। इसमें आप नाम और दाम दोनों कमा सकते हैं। नाम आपका नाम और दाम यानी पैसा, ये आप दोनों कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है, पर मैं आज तक अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता, वो उसको कुछ ना कुछ काम अवश्य उसको मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई है। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार का व्यक्तित्व कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। तो देखो बच्चों आखिरी उन्होंने बता दिया है कि रोजगार के अवसर किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये भी बात यहाँ पर बताई हुई है कि रोजगार भविष्य में आप आगे रोजगार में किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। भाषा का ज्ञान उसका महत्वपूर्ण है। और देखो ये यहाँ पर सेटअप दिख रहा है, आपको नज़र आ रहा है। ये सेटअप जो है एक आकाशवाणी केंद्र का जो सेटअप रहता है, जो उद्घोषक करते हैं, जो आप बहुत से एफएम के माध्यम से कई जो रहते हैं जॉकी, ठीक है, तो वो बोलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ का सेटअप यहाँ पर बताया गया है। और महत्वपूर्ण बात देखो, सूत्र संचालन की तैयारी किस प्रकार से करनी है। जब आप सूत्र संचालन के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, ये बात भी यहाँ पर बताई। सबसे प्रथम क्या है, वाचन, ये महत्वपूर्ण होता है। तो तैयारी करने से पहले वाचन ये महत्वपूर्ण होता है। आपका व्यक्तिमत्व अच्छे से होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तिमत्व होना चाहिए, यानी आपका चेहरा, उसके बाद में आपका बॉडी स्ट्रक्चर, जो आपका पूरी रहने का लिबास, ठीक है, सभी का जो रहता है वो आपका आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। कार्यक्रम पत्रिका पहले देखना है, कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके प्रथम कार्यक्रम पत्रिका तैयार करनी है। भाषा शैली का विकास, जब आप एंकरिंग करते हैं तो आपकी उच्चार में शुद्धता होनी चाहिए। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात
कि समय सूचकता होनी चाहिए, हाजिर जवाबी आप में वो होना चाहिए, ये कौशल्य आप में होना चाहिए, तब जाके आप सफल उद्घोषक आप बन सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें यही बताया हुआ है कि आज ये जो है मैं उद्घोषक, ये हमने आज देखा, ठीक है। तो इस उद्घोषक में यही बात बताई है कि आनंद सिंह ने कि सफल उद्घोषक बनने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखना है। तो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया हुआ है कि आनंद सिंह ने यही बात सबसे महत्वपूर्ण बताई है कि सफल कार्यक्रम को आप सफल करना चाहते हैं तो सफल उद्घोषक किस प्रकार से बने, किस प्रकार से आप सूत्र संचालन करें, ये विशेष गुण कौन कौन से होने चाहिए, ये सारा का सारी बातें यहाँ पर इस प्रस्तुत आत्मकथा में उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये पाठ आपको अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।